सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? हाथ कांप रहे थे, मेंटली बहुत प्रेशर में है। पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा सारा दे के आया हूं, ऐसी थोड़ी ना चर्चा करता हूं। ये गोलवलकर मंत्र यहाँ मत पढ़ो। आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर घबराए होने और डरे होने का आरोप क्यों लगाया, और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रोककर क्या पढ़ने के लिए दे दिया, कौन सी किताब पढ़ने के लिए दी, और ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पे कैसे हाव भाव थे, ये आपको दिखाएंगे। किस बात को लेकर के टीएमसी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध मार्च निकाला, नारेबाजी की, ये भी आपको बताएंगे। आज राज्यसभा में ही चुनाव सुधारों पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन क्यों कांग्रेस और बीजेपी के बैंक अकाउंट में रखे पैसे कौड़ी का हिसाब देने लगे, इसकी भी चर्चा होगी। राज्यसभा में ही क्यों बार बार कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच बहस होती रही, ये भी आपको दिखाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का नाम किसने गलत पुकार लिया, ये भी दिखाएंगे। तो आज की संसद रिपोर्ट में आपको ये सब मालूम चलेगा। आज की संसद रिपोर्ट में आपको ये भी दिखेगा कि तलखी भी रही और साथ में चेहरे पे हंसी आने वाले कुछ वाक्य भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 दिसंबर 2025 संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले टीएमसी सांसदों ने मनरेगा के फंड में कटौती को लेकर के संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। हालांकि प्रश्नकाल शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कहा कि अमित शाह कल घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री पर क्या आरोप लगाया। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में, डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। दूसरी ओर संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मनीबेन पटेल की डायरी नाम की पुस्तक भेंट की। बता दें, मनीबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी और उनकी डायरी में उस दौर के कई राजनीतिक घटनाओं का निजी उल्लेख मिलता है। सर मैंने आपके लिए खास तौर से मनीबेन पटेल का डायरी में ठीक है, गुजराती थी, अबे गुजराती में आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा प्लीज। इधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E10 और E20 एथेनॉल ब्लेंड वाले ईंधन पर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यह मिश्रण न सिर्फ प्रदूषण कम करता है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ा देता है। उन्होंने दावा किया कि यदि इथेनॉल के उपयोग को लगातार बढ़ाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत 22 लाख टन कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही बातें उन्होंने लोकसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए भी दोहराई। भारत में 87% एनर्जी जो होती है वो इंपोर्ट होती है और उसकी कीमतें 22 लाख करोड़, और ये 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। क्या ये नहीं बचने चाहिए? और जब हमने इथेनॉल बनाया, जब मक्के से परमिशन दी तो मक्के का भाव था 1200 रुपए क्विंटल, मार्केट प्राइस थी, और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। जैसे इथेनॉल की बात आई तो वो 2600 से 2800 रुपए क्विंटल हुई, और जिसका परिणाम यह हुआ कि यूपी और बिहार में 3 गुना मक्का लगा, और आज मक्के के बाद में किसानों को पैसा मिला। तो अगर ये 22 लाख करोड़ अगर बचेंगे तो ये किसके जेब में जाएंगे?
ये देश के किसानों के जेब में जाएंगे। गांव समृद्ध होंगे, किसान समृद्ध होगा, इंपोर्ट कम होगा और हर साल 40,000 करोड़, अभी जो 20% है, 40,000 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा है। और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया कि इसमें से 360 करोड़ पेड़ लगाकर जितना पोल्यूशन कम होता उतना इथेनॉल के कारण कम हुआ है। देखो ये गाड़ी, इसमें देखो उधर कोई हवा नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और हम आत्मनिर्भर भारत बनना जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर खत्म होगा और ये पैसा गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के कल्याण के लिए गांव के तरफ, किसानों की तरफ जाएगा, तो हमारा देश का जो गांव का किसान है, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। प्रश्नकाल के दौरान ही भाजपा सांसद जगदंबिका पाल और अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन को लेकर केंद्र द्वारा जारी अतिरिक्त धनराशि पर सवाल उठाए। इसका जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन मूलतः राज्य का विषय है और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा राहत प्रबंधन गृह मंत्रालय देखता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को इस वित्त वर्ष में 8,625 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी बीच लोकसभा में एक अप्रत्याशित हंगामा उस समय खड़ा हो गया जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की कुछ महिला सांसदें संसद भवन परिसर में ई सिगरेट पीती हैं। विपक्ष द्वारा इसका विरोध किए जाने पर स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को नियम की याद दिलाई और सदन से आग्रह किया कि उसकी गरिमा का उल्लंघन न करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने सभी ने देखा होगा अध्यक्ष जी कि पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में हिमाचल में बहुत बाढ़ भी आई सतलुज और ब्यास नदी में, जिसके कारण जो तटीयकरण पहले हुआ था उसको भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो खनन माफिया है और टिम्बर माफिया जो है, जैसे पुष्पा फिल्म में हजारों पेड़ एक साथ आ गए थे, वैसे लगा हिमाचल प्रदेश के बांध में एकदम से हजारों पेड़ आ गए। तो जो वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, टिम्बर माफिया के कारण भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपदा के कारण भी, जो राष्ट्रीय, जिसको एक तरह से आपदा घोषित करने की बात करें, उसके बाद सर जो तटीयकरण की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि अब तक आपने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को तटीयकरण के लिए दिया है और आगे के लिए आपका कुल बजट तटीयकरण के लिए देश भर के लिए क्या है। एक सर मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके ओके, नो आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी के अभी जांच करवानी जाएगी सर, अभी जांच करवाइए ना सर। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, अभी तक 8,625 करोड़
रुपया आवंटित किया गया है। नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा अगर फ्लड जोन शुरू किया जाता है तो उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज बैठिए प्लीज। नो नहीं माननीय सर, प्लीज माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। इसके बाद कांग्रेस सांसद ई तुकाराम ने कर्नाटक के जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के लिए आवंटित 13 करोड़ रुपए की अगली किस्त जारी न किए जाने का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक सिर्फ 48 लाख रुपए के परियोजनाओं के सत्यापन प्रमाण पत्र भेजे हैं और स्वयं स्वीकार किया कि पिछली किस्त में धन के उपयोग में अनियमितताएं हुई। ऐसे में जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं मिलती, अगली किस्त जारी करना संभव नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा ने स्थानीय मुद्दों की ओर रुख किया, जहां समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने उत्तर प्रदेश में टीईटी पास शिक्षकों की नियुक्ति लंबे समय से रुकी होने पर चिंता जताई। महाराष्ट्र के लातूर से सांसद कलगे शिवाजी बंडपा ने अपने क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं और वंदे भारत ट्रेन की मंजूरी का आग्रह किया ताकि पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिल सके। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने गंगा और सरयू नदी पर बने राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन बनाने की मांग की, क्योंकि इन सड़कों पर लगातार हादसे हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद डीएम के सांसद डॉक्टर टी सुमित ने द्रमुक नेता करुणानिधि के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान का विस्तार से वर्णन किया और केंद्र से अनुरोध किया कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान ने मुर्शिदाबाद की सिल्क पहचान पर जोर देते हुए कहा कि वहां की पारंपरिक साड़ियों को जीआई टैग मिलना चाहिए ताकि स्थानीय बुनकरों को आर्थिक लाभ और पहचान दोनों मिलेगा। राज्यसभा के कार्यवाही की शुरुआत 0 आवर से हुई, जहां सदस्यों ने सभापति की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उठाए। विपक्ष ने कल प्रश्नकाल के दौरान सभापति द्वारा एक सदस्य को लेक्चर मत दीजिए कहे जाने पर आपत्ति जताई, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया। ये सब हो ही रहा था, तभी सभापति ने शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा, लेकिन उन्होंने उनका नाम गलत ले लिया। देखिए इस दौरान क्या हुआ। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती प्रियंका चौधरी जी। सर चतुर्वेदी जी। सर as long as you didn't say Chopra. इसके बाद बीआरएस सांसद रविचंद्र वडीराजू ने सिंगरेनी कलिरेज कंपनी लिमिटेड के लिए केंद्र से विशेष सहायता की मांग की, लेकिन जैसे ही वो बोल रहे थे विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। नेता सदन जेपी नड्डा ने विरोध करने वाले सदस्यों से कहा कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो वो उनके कक्ष में आकर बात कर सकते हैं। ये स्टैंड अच्छी बात है। इसी क्रम में भाजपा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने निजी कॉरपोरेट अस्पतालों में होने वाली मनमानी का मुद्दा उठाया और कहा कि आवश्यक टेस्ट और महंगे बिल आम जनता को कर्ज में धकेल देते हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी मूल्य निर्धारण और प्रभावी विनिमयन के बिना मरीज लाचार हो जाते हैं। इसके बाद तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने दिल्ली और अन्य शहरों में बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने 2 महिलाओं सोनाली ठाकुर और स्वीटी बीवी के उदाहरण दिए, जिन्हें पुलिस ने जल्दबाजी में पकड़कर बांग्लादेश भेज दिया था। उन्होंने पूछा कि क्या इस तरह की कार्रवाई में कोई राजनीतिक मकसद है। उनके ये सब बोलने से राज्यसभा का पारा गर्म हो गया और हलचल राज्यसभा के अंदर बढ़ गई।
कांग्रेस सांसद जेबी मैथर हिशाम ने केरल के स्वास्थ्य सिस्टम में हो रही गड़बड़ी और बाजारों में नकली दवाओं के बाढ़ पर चिंता जताई, लेकिन सीपीआईएम सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने उन्हें गलत बताते हुए कहा कि नकली दवाइयां राज्य में नहीं बल्कि बाहर से आई थीं और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस सांसद गोला बाबूराम ने विशाखापट्टनम शहर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई और कहा कि तेजी से हो रहा औद्योगिक विकास खुशी देने वाला है, लेकिन उससे उत्पन्न हो रहे धुओं, सड़क पर धूल और बढ़ते वाहन प्रदूषण से लोगों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। पर्यावरण और रेल से जुड़े मुद्दों पर भी संसद में सवाल हुए, राज्यसभा में सवाल हुए, जिनका जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर हाथी गलियारों का पूरा ध्यान रखते हुए रेल परियोजनाएं बना रही है और जहां जरूरी है वहां ऊंची रेलवे लाइनें भी बनाई जा रही हैं। पर्यटन परियोजनाओं के दौरान आदिवासी समुदायों की सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भूमि और पर्यटन राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को स्थानीय समुदायों से सलाह कर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया शामिल है। राज्यसभा में एक बार फिर वंदे मातरम पर चर्चा तब गर्मा गई जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन है और इसमें इतनी ऊर्जा है कि जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस के अंतिम शब्द भी वंदे मातरम ही थे और ये राष्ट्रीय गीत चेतना का प्रतीक है, राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया कि 1937 में उनके नेतृत्व में वंदे मातरम के शेष पदों को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि कुछ समुदायों को आपत्ति हो सकती थी। विपक्ष ने उनका विरोध किया और कहा कि जेपी नड्डा सदन को, राज्यसभा को भटका रहे हैं। आप भी सुनिए और देखिए कि जेपी नड्डा के 1 घंटे लंबे भाषण के दौरान राज्यसभा में क्या सब हुआ। जो आपको सूट करता है तो नेहरूवियन एज हो जाता है। तो नेहरूवियन एज मैं कांग्रेस की सरकार के समय की बात करूंगा। आप आगे आ रहा हूं। जयराम जी अभी धीरे धीरे रुकिए, मैं आ रहा हूं। अभी अब हम आजादी के आंदोलन में ही हैं, तो अभी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके प्रधान तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। बड़े नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1937 में। एक बैठ जाइए, बता रहा हूँ, मैं समझ गया साहब। ये गोलवलकर गुरुजी का मंत्र यहाँ मत पढ़ो, खड़गे जी टैगोर का पढ़ो। खड़गे जी 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने भी नहीं देती मैडम। मेरे सीधेपन का इतना नाजायज फायदा मत उठाइए। You please Let the debate continue as it is continuing. नड्डा जी प्लीज रीड। जो उद्धृत किया वह बताता है कि वंदे मातरम को उचित सम्मान और उचित स्थान न देने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। इसको हमको ध्यान रखना। राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम, जनगण मन की पूरी मन से इज्जत करता हूं और उसके सम्मान में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी देर नेशनल एंथम पर चर्चा हो, कितने समय नेशनल एंथम पर चर्चा हो। इसी जवाब से देश में आम लोगों को यह पहली बार पता चला कि भारत सरकार की कैबिनेट, जिसके मुखिया नेहरू थे, संविधान सभा के बाहर अस्थायी रूप से जनगण मन को भारत का नेशनल एंथम बनाने का निर्णय ले चुकी थी। अब मैं आपको बोलता हूं, अपने इस जवाब में नेहरू जी कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को भी पेश किया।
और यह कहा कि जनगण मन ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड के आधार पर वहां के बैंड ने उस गीत के धुन को 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में बताया, जिसे दुनिया के सभी देशों ने बहुत सराहा। सिर्फ सराहा ही नहीं, उस नई धुन की कॉपी भी मांगी। अब सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने किस अधिकार से जनगण मन को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भारत के नेशनल एंथम के साथ साझा किया। न तो वो उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और न ही भारत के संविधान सभा ने नेशनल एंथम को कोई निर्णय किया था। मैं जो तुष्टीकरण की बात बोलता हूं ना, इसकी शुरुआत और इसकी नींव उसी समय रख दी गई थी, उसी समय रख दी गई थी। CWC मीटिंग में कांग्रेस ने बंगाल की मीटिंग में वंदे मातरम पर समीक्षा की और समीक्षा में आपने जिस तरीके की परिस्थिति रही वो आप सबके सामने है कि वंदे मातरम को आपने न वो स्थान दिया और न ही वो सम्मान दिया। यह बात हमको स्पष्ट होती है। क्या ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है, क्या वंदे मातरम पे हो रही है? मैं जानना चाहता हूं। वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, I will tell you, we are discussing about Vande Mataram only, but how that has been connected, he is trying to say, because यहाँ पर बता रहे हैं सर, whatever you have said, जितना भी राजस्थान whatever you have said in your debate, इसमें क्या फर्क है वो बोल रहे हैं, वो भी नहीं please सुन रहे take your आप। seat, please take your seat. साहब ये नहीं अग्रवाल जी नहीं, let the leader speak. बार बार रोकने की कोशिश करेंगे हम कहाँ कभी आप, अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहाँ पर नकार रहे हो। और मैं और एक बात बोल रहा हूँ, आप ठीक बोल रहे थे अपने आप। Now I think you can take your seat. Let him continue. No, please. आप एक मिनट, अरे आप ठीक बोल रहे। जब गार्गे जी उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग, तब आपको जरा गुस्सा आता है। अपने आप को जब बोलते हैं उतना गुस्सा नहीं आता, जरा उधर जब देखते हैं उसके लिए होता। और सर, चर्चा वंदे मातरम पर ही कर रहा हूं शुरू से। अब इनको जवाहरलाल नेहरू की बात चुभ रही है तो मैं क्या करूं? इसकी ध्वनि हमको तब दिखी है जब कांग्रेस पार्टी कहीं शासन में आई है। कमलनाथ जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में उन्होंने जो पहला वर्किंग डे होता था मंथ का, वहां वंदे मातरम गीत होता था, उसको उन्होंने बैन कर दिया सर्कुलर के। ये रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड। कल बड़े नासिर फत साहब हमारे बड़े आदरणीय हैं सर, आई एम ऑथेंटिकेटिंग सर। ये सर दिग्विजय जी घबराइए मत, पूरा पोथा ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं, पूरा पोथा सारा दे के आया हूं, ऐसी थोड़ी ना चर्चा करता हूं। इसके बाद राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर बहस शुरू हुई, जो लोकसभा में हो चुकी है। कांग्रेस सांसद अजय माकन जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जन्मभूमि तो कहा जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अजय माकन ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के खातों में पड़े पैसों का जिक्र भी किया। देखिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने बोलने का मौका दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है चुनाव सुधार का। सभापति महोदय, हम दुनिया भर में
बड़े गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन जो तथ्य आज मैं इस सभा के अंदर रखूंगा, सभा पटल पे रखूंगा, वे चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि भारत में शायद यह जननी अब जीवित नहीं है। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं, 3 कसौटियों पे खड़ा उतरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर सभी के सभी दलों के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और तीसरा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सबसे पहले अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मैं केवल आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूं, राज्यसभा के एमपी के साथ साथ। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं, और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला, और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। इसी बहस में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में है जहां लोकतंत्र जीवित है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का परिणाम है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा, जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्कूटी का फॉर्म भरो ना। स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है। मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे।
चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है, रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड अंपायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें और कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं सर, बड़ी विचित्र बात है, एक बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विदेश जाते हैं, फिर आके एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, फिर लौट के जाते हैं दूसरा बम फोड़ते हैं। पर मुझे आश्चर्य लगता है सर, कर्नाटक के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो दिल्ली में होती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, न वहां का सीएम, न डिप्टी सीएम, न प्रदेश अध्यक्ष, और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं, सभापति महोदय, वो भी नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन संसद में कई संवेदनशील राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर टकराव, बहस और तर्कों के आदान प्रदान से भरा रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों, विचारधाराओं और जनता के हित से जुड़े कई मुद्दों को उठाया और सरकार तथा विपक्ष दोनों ने इस पर अपनी अपनी राय साफ की। संसद का यही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया।